हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आप लोगों ने लेक्चर 1 देखा एनपीओ चैप्टर, जिसका मैंने आपको 10 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया था और आज लेक्चर 2 लेकर के आया हूँ और इसमें भी आज भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही लेकर के आया हूँ। इसी तरह हर एक चैप्टर वाइज आपको इम्पोर्टेंट 20 ऑब्जेक्टिव हर एक चैप्टर से अभी फिलहाल करवा रहा हूँ। फिर बाद में जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक में आएगा वैसे वैसे मैं आप लोगों को हर एक चैप्टर से मिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊँगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में 50 पूछता है। टारगेट हमारा होना चाहिए 50 में 50 नंबर का। इसके लिए तैयारी अभी से ही, ऐसा नहीं कि एग्जाम नज़दीक आ जाएगा तब हम तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, अभी से ही तैयारी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि तैयारी अगर अच्छी तरीके से होगा तभी हम 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आराम से ला सकते हैं और उसको बना सकते हैं। इसके लिए अभी से ही हर एक चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है। तो आज एनपीओ का लेक्चर सेकेंड लेकर के हम आपके लिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कल 10 क्वेश्चन कर रहे थे, आज 11वां क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन यहाँ पे है ऑब्जेक्टिव का कि बकाया चंदा है, यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज एन, यानी कि बकाया चंदा क्या है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज एन, फर्स्ट ऑप्शन आय यानी कि इनकम, सेकंड ऑप्शन है संपत्ति यानी कि एसेट्स, थर्ड ऑप्शन है दायित्व यानी कि लायबिलिटीज और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे नॉट यानी कि नन ऑफ दिस। तो लेक्चर 1 में मैंने आपको कल ही बताया था कि यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। तो फॉर्मूला के अनुसार हमें दो चीज देखना है, पहला कि ये आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड है, तो क्या है आउटस्टैंडिंग, और यहाँ पे क्या है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस या इनकम। तो सब्सक्रिप्शन किसी भी अलाभकारी संस्था के लिए इनकम होता है यानी कि आय। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का आय यानी कि इनकम, किसी प्रकार का इनकम अगर वो आउटस्टैंडिंग रहे, आउटस्टैंडिंग यानी कि बाकी रहे, तब वो हमारे लिए एसेट्स यानी कि संपत्ति हो जाता है। यानी कि इसका राइट आंसर होगा संपत्ति यानी कि एसेट्स, यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या हो गया, तो एसेट्स यानी कि संपत्ति हो गया। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। अगर इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन होगा तो आप हमारा इसी चैनल पे एसेट्स और लाइट को कैसे पहचाना जाए इसको आप आसानी से वहां से समझ सकते हैं। और फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट में आप हमें बता सकते हैं कि क्या इसमें प्रॉब्लम है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ। अब आगे क्वेश्चन चलते हैं। अब सेकंड इसमें 12 नंबर क्वेश्चन है, पुराने अखबारों की बिक्री है, यानी कि सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इज, पुराने अखबारों की बिक्री है। फर्स्ट ऑप्शन है कैपिटल रिसीप्ट यानी कि पूंजीगत प्राप्ति, सेकंड ऑप्शन है आयगत प्राप्ति यानी कि रेवेन्यू रिसीप्ट, थर्ड ऑप्शन है संपत्ति यानी कि एसेट्स और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे लाभ यानी कि प्रॉफिट। सबसे पहले ऑप्शन तो है ही, लेकिन क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्या बोला है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। किसी भी कोई भी अलाभकारी संस्था है, अलाभकारी संस्था अगर वो ओल्ड न्यूज़पेपर यानी पुराने अखबार को बेचेगा तो वो उसके लिए क्या होगा, पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति, संपत्ति या लाभ। तो ओल्ड न्यूज़पेपर, अच्छा आप न्यूज़पेपर जब भी खरीदते हैं तो उसका रेट लगभग 3 रुपये या 4 रुपये में परचेज करते हैं, और पुराने अखबार को अगर आप बेचने जाइएगा तो क्या आपसे कोई 2 रुपये में कर देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई 1 रुपया में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यानी कि वो रद्दी का भाव मिलेगा, यानी कि उसका कोई वो रद्दी का भाव बिकेगा, उसका कोई मूल्य नहीं देगा, यानी कि वो हमारी ऐसे संपत्ति नहीं हुआ, वो हमारी क्या हुआ, एक्सपेंस यानी खर्च हुआ। तो न्यूज़पेपर को अगर हम बेच रहे हैं यानी कि उसके रद्दी को बेच रहे हैं तो वो हमारे लिए हो जाता है आयगत प्राप्ति यानी कि रेवेन्यू रिसीप्ट। यानी कोई भी अलाभकारी संस्था अगर वो ओल्ड न्यूज़पेपर को, पुराने अखबारों को अगर बेचता है तो वो उसके लिए आयगत प्राप्ति होता है यानी कि रेवेन्यू रिसीप्ट। आगे क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, आयव्यय खाता तैयार किया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो कौन बनाता है, कौन तैयार करता है। फर्स्ट ऑप्शन है कंपनी द्वारा, यानी कि कंपनी तैयार करता है। सेकंड ऑप्शन है साझेदारी फंड द्वारा यानी कि पार्टनरशिप फंड, थर्ड ऑप्शन है एनजीओ द्वारा और फोर्थ ऑप्शन है बीमा कंपनी द्वारा यानी कि इंश्योरेंस कंपनी। तो आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा कि एक कंपनी द्वारा कौन सा खाता तैयार किया जाता है, और एनपीओ में स्टार्टिंग में ही आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एनपीओ में यानी कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अलाभकारी संस्था कौन कौन सा खाता बनाती है, यानी कौन कौन सा अकाउंट बनाती है। ठीक है, तो एक अलाभकारी संस्था मुख्य रूप से 3 खाता बनाती है। एक हो गया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जिसको बोलते हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाता, सेकंड हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी कि आय एवं व्यय खाता, और थर्ड हो गया
बैलेंस शीट यानी कि आर्थिक चिट्ठा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि आय व्यय खाता तैयार किया जाता है किसके द्वारा, तो एक अलाभकारी संस्था के द्वारा तैयार किया जाता है। और इसमें अलाभकारी संस्था कौन हो गया, तो यहाँ पे हो गया एनजीओ, एनजीओ हो गया यहाँ इसका राइट ऑप्शन। आय व्यय खाता तैयार किया जाता है किसके द्वारा, तो एनजीओ के द्वारा। अच्छा यहाँ पे पूछा जाए कोई कंपनी कौन सा खाता बनाती है, तो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा फाइनल अकाउंट। उसमें फर्स्ट है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड वन बनाता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और थर्ड बैलेंस शीट। यानी कंपनी जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट वो बनाता है। ठीक है, अब आगे क्यों चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, एक क्लब द्वारा क्रिकेट मैच के लिए प्राप्त चंदा माना जाता है, यानी कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय अ क्लब फॉर क्रिकेट मैच इज ट्रीटेड एज। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक क्लब द्वारा क्रिकेट मैच के लिए प्राप्त चंदा माना जाता है, क्या माना जाता है, ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रेवेन्यू रिसीव यानी कि आयकर प्राप्ति, सेकंड ऑप्शन है एसेट्स यानी कि संपत्ति, थर्ड ऑप्शन है अर्न इनकम यानी कि उपार्जित आय, और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे कैपिटल रिसीव यानी कि पूंजीगत प्राप्ति। तो इसका राइट आंसर होगा रेवेन्यू रिसीव यानी कि आयकर प्राप्ति। 15 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन आय नहीं है, निम्न में से कौन आय नहीं है। ऑप्शन है फर्स्ट चंदा यानी कि सब्सक्रिप्शन, सेकंड ऑप्शन है दान यानी कि डोनेशन, थर्ड है टिकट की बिक्री यानी कि सेल ऑफ टिकट, और फोर्थ ऑप्शन है एंडोमेंट फंड यानी कि एंडोमेंट फंड। तो इसका राइट ऑप्शन होगा एंडोमेंट फंड, ये आय नहीं। सब्सक्रिप्शन यानी चंदा, ये तो अलाभकारी संस्था के आय का मुख्य स्रोत ही होता है, मेन सोर्स है, तो सब्सक्रिप्शन क्या हो गया, ये तो उसका आय का स्रोत होता ही है। डोनेशन यानी कि दान, ये भी अलाभकारी संस्था के आय का मुख्य स्रोत में से एक है, तो दान भी उसका अलाभकारी संस्था का आय का स्रोत होता है। और टिकट की बिक्री, टिकट के बेचने से भी एक अलाभकारी संस्था को आय होता है। तो इस तीनों से आय होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, कौन आय नहीं है, तो एंडोमेंट फंड आय नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, पुरस्कार कोष से संबंधित आय एवं व्यय को दिखाया जाता है। पुरस्कार कोष यानी कि इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्राइज फंड आर शोन इन। ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है आय एवं व्यय खाते में यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सेकंड ऑप्शन है चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में यानी कि एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, थर्ड ऑप्शन है चिट्ठे के दायित्व पक्ष में यानी कि लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, और फोर्थ ऑप्शन है रोकड़ खाता में यानी कि कैश अकाउंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में है प्राइज फंड, इस पे गौर से ध्यान दीजिएगा, फंड पे प्राइज फंड, यानी कि क्वेश्चन में अगर इनकम हो या एक्सपेंसेस हो जो रिलेटेड हो प्राइज फंड से, यानी फंड से रिलेटेड हो, फंड से रिलेटेड कुछ भी दिया हो रहा है तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, तो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, यानी कि इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी कि चिट्ठे के दायित्व पक्ष। यानी एक ही चीज याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में कि अगर प्राइस फंड यानी किसी प्रकार के फंड से अगर वो रिलेटेड हो, चाहे वो एक्सपेंसेस हो या इनकम हो, फंड से रिलेटेड हो तो उसको हम लिखेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में यानी कि चिट्ठे के दायित्व पक्ष। ठीक है, अब 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, आय व्यय खाते में लेखा किया जाने वाला लेन-देन होता है, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस ऑफ, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम किस नेचर के लेन-देन को हम लिखते हैं, यानी कि उसमें लिखा किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे केवल पूंजीगत प्रकृति के, सेकंड ऑप्शन है केवल आयगत प्रकृति के, थर्ड ऑप्शन है बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर, और लास्ट ऑप्शन है फोर्थ नन, यानी नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम जो रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन वो सिर्फ आयगत प्रकृति के यानी कि ओनली रेवेन्यू नेचर। इसी में एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और आएगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में उसमें हम कौन सा ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी केवल पूंजीगत प्रकृति या केवल आयगत प्रकृति या दोनों, तब उसमें आंसर होगा दोनों, यानी कि बोथ, यानी कि रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर दोनों बोथ। अब इसमें 18 नंबर क्वेश्चन है, विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान दिखाया जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है विशेष उद्देश्य, इंग्लिश में डोनेशन रिसीव्ड फॉर ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विल बी शोन इन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन है फर्स्ट आय व्यय खाते में यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सेकंड ऑप्शन है प्राप्ति और भुगतान खाते में
यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। थर्ड ऑप्शन है चिट्ठे के दायित्व पक्ष में यानी कि लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। और फोर्थ ऑप्शन है चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में यानी कि एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब यहाँ पे डोनेशन जो है वो हमारा दो प्रकार का, एक जनरल डोनेशन और एक स्पेसिफिक डोनेशन। अगर वो जनरल डोनेशन होगा तब हम उसको लिखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, और अगर वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए डोनेशन होगा यानी कि स्पेशल पर्पस के लिए, तब उसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में यानी कि लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब अगला दो क्वेश्चन और एक बच गया इसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यतः दर्शाया जाता है। अगर है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यूजुअली इंडिकेट्स, यानी कि प्राप्ति भुगतान खाता यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सामान्यतः क्या दर्शाता है, क्या दिखाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे आधिक्य यानी कि सरप्लस, सेकंड ऑप्शन है पूंजी कोष यानी कि कैपिटल फंड, थर्ड ऑप्शन है डेबिट शेष यानी कि डेबिट बैलेंस, और लास्ट ऑप्शन यहाँ पे है फॉर क्रेडिट शेष यानी कि क्रेडिट बैलेंस। तो इसका राइट आंसर होगा डेबिट बैलेंस, यानी कि डेबिट बैलेंस इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है आधिक्य यानी कि सरप्लस। इससे पहले ऑब्जेक्टिव में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग बता सकते हैं। मैंने क्या बताया था कि सरप्लस या डिफिसिट ये कौन दिखाता है? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी जब हम आय व्यय खाता बनाते हैं तब वहां पे वो क्या इंडिकेट करता है? तो आधिक्य या घाटा। जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब भी हम बनाते हैं तो ये सामान्यतः क्या दर्शाता है? तो ये सामान्यतः डेबिट शेष यानी कि डेबिट बैलेंस दिखाता है। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, बकाया वेतन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में अधिकतर स्टूडेंट फंस जाते हैं। संपत्ति है या लायबिलिटीज है, एसेट्स है या दायित्व है, अधिकतर लोग इसमें फंस जाते हैं। लेकिन इसमें आपको फंसना ही है। अगर आपको अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन होगा इस टाइप के क्वेश्चन में तो आप वीडियो देख सकते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज का। क्वेश्चन क्या है? बकाया वेतन यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी इज। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? ऑप्शन है फर्स्ट है एसेट यानी कि संपत्ति, सेकंड है लायबिलिटीज यानी कि दायित्व, थर्ड है आय यानी कि इनकम, और फोर्थ है इसमें नन यानी कि इनमें से कोई। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग मींस बकाया यानी बाकी, और सैलरी मींस वेतन। अब यहाँ पे देखा जाए कि सैलरी हमारे लिए इनकम है या एक्सपेंस है? हमारे लिए कहने का मतलब हमारी संस्था की, किसी एक संस्था की, क्योंकि कोई भी एक अकाउंटेंट है या हम भी किसी कंपनी का अकाउंट बनाते हैं या जनरली हम बना भी रहे हैं तो किसका बनाते हैं? हमको अपने आप को उस कंपनी का कर्मचारी नहीं समझना है, एम्प्लॉय नहीं समझना है, बल्कि उस कंपनी का ऑनर यानी कि मालिक समझ के बनाना है अपने आप। तो यहाँ पे सैलरी जो है वो उस संस्था के लिए या उस कंपनी के लिए क्या हो जाएगा? तो एक्सपेंस यानी कि खर्च हो जाएगा, एक्सपेंसेस यानी कि खर्च। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी सैलरी क्या हो गया? एक्सपेंस, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या होता है? यानी कि किसी प्रकार खर्च अगर वो आउटस्टैंडिंग बाकी है तो वो हमारे ऊपर क्या हुआ? कर्ज हुआ यानी कि वो हमारे दायित्व यानी कि वो हमारी लायबिलिटी हो जाएगी। यानी कि बकाया वेतन हमारे क्या हो जाएगा? तो दायित्व यानी कि लायबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन अगर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 18 नंबर, आप लोग इसको ध्यान से एक बार और देखिए, मैं आपको एक बार फिर से बताना चाह रहा हूँ। 18 नंबर क्वेश्चन था कि विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान दिखाया जाएगा, यानी कि डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विल बी शोन इन। फर्स्ट ऑप्शन था इसमें आय व्यय खाते में यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सेकंड ऑप्शन था प्राप्ति एवं भुगतान खाते में यानी कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, थर्ड ऑप्शन था चिट्ठे के दायित्व पक्ष में यानी कि लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, और फोर्थ ऑप्शन था चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में यानी कि एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब यहाँ पे स्पेसिफिक डोनेशन यानी कि इसको स्पेशल डोनेशन बोलते हैं, ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी दिखाता है और लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में भी दिखाता है, दोनों में ही दिखाता है। स्पेसिफिक डोनेशन वो कैपिटल रिसीप्ट होता है, और कैपिटल रिसीप्ट का लिखते हैं कैपिटल रिसीप्ट हो या रेवेन्यू रिसीप्ट, दोनों लिखते हैं कहाँ? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी लिखते हैं और बैलेंस शीट में भी लिखते हैं। तो मैंने आपको पिछले ही वीडियो में फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर इस टाइप का अगर बन रहा है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन बन रहा है तो यहाँ पे हमको देखना होता है, अब वो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी लिखाएगा और लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में भी लिखाएगा। जब भी
इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है जहाँ पे दोनों रहे ऑप्शन में, तब वहाँ पे हमको बैलेंस शीट वाला आंसर मारना है, ना कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वाले में। इसमें क्या होगा, तो लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, यानी कि इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं बल्कि लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट सही इसका राइट आंसर होगा। अगर इस क्वेश्चन में लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट नहीं रहता तब इस स्थिति में यहाँ पे स्पेशल नोटेशन को हम हमारे आंसर का राइट क्या होता, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यानी कि प्राप्ति मुद्दन खाते। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी है और सेकंड लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट भी है, इसलिए यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं मारेंगे बल्कि लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट मारेंगे। ठीक, उम्मीद है अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए, तो लेक्चर 1 और आज का ये लेक्चर सेकंड था, ये एनपीओ चैप्टर से था। कुल मिलाकर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, और अगर नोट नहीं किए हैं तो अभी से ही नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए ऑब्जेक्टिव का फिलहाल, फिर मैं सब्जेक्टिव भी करवाऊंगा, फिर मैं न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। तो अभी फिलहाल आप लोग ऑब्जेक्टिव का हर एक चैप्टर वाइज मैं करवा रहा हूँ, हर एक चैप्टर से 20-20 ऑब्जेक्टिव दूंगा इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा, एग्जाम में वहीं से आएगा, उसके अलावा कहीं से नहीं आएगा। तो आप लोग अभी से ही नोट्स बनाना तैयार कर लीजिए। तो उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर 1 और आज का ये लेक्चर दोनों पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। आज भर के लिए इतना ही बस। गॉड ब्लेस यू।